नमस्कार, मेरा नाम रचना वंशी है और मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी के इस कालजयी उपन्यास के मैं आपको 44 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूँ और आज 45th चैप्टर यानी 45वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। 44वें अध्याय तक प्रेमचंद जी विकटतम रूप में होरी की बेबसी और लाचारी को लिख रहे हैं। एक पायदान और ऊपर उन्होंने बढ़ा करके होरी की बेबसी और आर्थिक विपन्नता का जो वर्णन किया है, वो 44वां अध्याय अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि किसी तरीके से जुगाड़ करके और झिंगुरी सिंह की अनफेयर डील, यानी झिंगुरी सिंह ने जब देखा कि होरी के खेतों में हल नहीं चले हैं तो वो साझे में खेती करने का प्रस्ताव लेके आए थे और मतलब सब कुछ होरी को करना था, लेकिन फसल आधी झिंगुरी सिंह ले जाएंगे। मरता क्या न करता होरी इस बात के लिए राजी हो गया था। कुछ ऊख उसने पैदा कर ली थी और 44वें अध्याय में वही सारा वर्णन था कि जब वो ऊख लेके निकला था, यानी वो ईख यानी गन्ना लेके निकला था जो उसने अपनी खुद की मेहनत से मशक्कत से खेत में उगाया था, तो किस तरह गिद्ध की तरह झपटे थे दुलारी सवाइन। और झिंगुरी सिंह के साथ तो चूंकि पैक्ट हुआ था कि वो आधी फसल ले लेगा, होने के बाद तो उन्होंने ले ही ली आधी फसल के पैसे काट करके जो है 25 रुपए होरी के हाथ में रखे थे। होरी वो 25 रुपए लेके उदासीन भाव से चला ही था कि नोखेराम आम मिलते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से उसका सूद बढ़ करके इतना हो गया है। तो होरी जो है वो अपनी लाचारगी के बिल्कुल जिसको कहना चाहिए पिनाकल पे पहुंचते हुए वो 25 रुपए भी नोखेराम के हाथ में थमा आता है और खाली हाथ घर आ जाता है। खाली हाथ घर आ जाने से 44वें अध्याय में होरी की पत्नी जो है धनिया, उसका जो है गुस्सा, उसका अग्रेशन, उसकी तानाकशी वो प्रेमचंद जी ने लिखी है कि धनिया को विश्वास नहीं होता कि इतना सब फसल उगाने के बाद और पैदावार करने के बाद होरी जो है खेतों से खाली हाथ लौटा है। उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। वो बच्चों के लिए कुछ भी लेके नहीं आया है, ना वो पैसे लेके आया है, ना वो अनाज लेके आया है, वो खाली हाथ चला आया है। धनिया अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ज्यादा तानाकशी करती है, धिक्कारती है होरी को और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इतना तो हाथ में पैसा ले आते कि बच्चों के लिए 1, 2, 3 दिन का जुगाड़ हो जाता खाने का, तुम खाली हाथ कैसे आ सकते हो। हालांकि प्रेमचंद जी ने लिखा है कि बात करते करते ही धनिया को ये बात समझ में आ जाती है कि शायद ये असंभव रहा होगा उन गिद्धनुमा साहूकारों के बीच से हाथ में पैसे लेकर निकलने के लिए, होरी के लिए। लेकिन फिर भी वो इस बात को बहुत ज्यादा व्यंग्यात्मक रूप से होरी से कहती है और होरी से इतना ज्यादा ये सब वो लड़ती है और झगड़ती है कि तुम कैसे खाली हाथ आ सकते हो, तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं घर में, कि होरी लज्जित हो उठता है। उसको भी लगता है कि अगर वो झूठा अहम ना दिखाता या वो उस समय वो अपना ईगो जो है उसको काबू में रख लेता और वो 25 रुपए जो मिले थे उसको वो नोखेराम को ना देता तो वो क्या जबरदस्ती ले लेते या कुछ नहीं होता, उसके हाथ में वो 25 रुपए होते। ये आर्थिक बेबसी और विपन्नता जो है प्रेमचंद जी ने 44वें अध्याय तक लिखी है। और अंतिम पैराग्राफ मैं देख रही हूं, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि 44वें अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में जब होरी एकदम बेबस बैठा हुआ है, कुछ नहीं है उसके हाथ में, खाली हाथ आया है, बच्चे जो है उदास हैं, पत्नी नाराज है, धनिया बहुत उद्विग्न है कि वो खाली हाथ चलाया है, ना वो खाने के लिए कुछ लाया है, ना पैसे लेके आया है। उसे मंदिर की घंटी सुनाई देती है जो कि उसके गांव के ही कोई ठाकुर हैं और चूंकि वो पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो वो जो है आजकल अपने यहाँ पूजा पाठ और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का उपक्रम कर रहे हैं, जिससे उनके यहाँ आरती और कुछ पूजा पाठ का उपक्रम चल रहा है। दिखाया है, प्रेमचंद जी ने लिखा है कि होरी वहां बेलौस जाना चाहता है, मंदिर की आरती करना चाहता है और वो भगवान के सामने समक्ष जाकर अपनी हाजिरी लगाना चाहता है। जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं कि होरी बहुत ही धर्म भीरू और नैतिकता और मर्यादा से दबा रहने वाला व्यक्ति है। वो जाना चाहता है लेकिन फिर उसे अंदर से लगता है कि उसके पास आरती में भी रखने के लिए 1 रुपया नहीं है, वो कैसे जाएगा। इसी उद्विग्नता में, इसी उधेड़बुन में होरी की जो मनस्थिति है उस पर पैराग्राफ खत्म किया था 44वें अध्याय का, कि वो सोचता है कि भाड़ में जाए मर्यादा,
ईश्वर और उसके बीच में अगर पैसे की जरूरत है और उसके पास नहीं है तो ये ईश्वर को समझना चाहिए और वो ये सोच करके आरती में जाने के लिए उठ खड़ा होता है कि वो अपने ईश्वर के समक्ष जाकर के अपनी उपस्थिति जरूर लगाएगा। वो खाली हाथ है तो ये बात ईश्वर को पता है और वो खाली हाथ है तो ये बात ईश्वर को मालूम होनी चाहिए, और ये सोचते हुए वो आरती में और पूजा में जाने के लिए उठ खड़ा होता है। 45th चैप्टर आज मुझसे सुनिए, 45वां अध्याय। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती, क्यों नहीं पटती ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है, हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई और रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती है। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में से एक है। गोविंदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवश्य है, गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती हैं, कपूलों पर लाली न हो पर चिकनापन है, गात कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की भी झलक है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हे समझती हैं। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं, अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर है, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन, पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। इस खारे सागर में वो प्यासी सी पड़ी रहती हैं। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उनके लिए सब कुछ हैं। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती हैं कि भोग की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है, कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसका उन्होंने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु है, फिर वो क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो यह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती हैं जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उन्होंने जीत लिया है, और यह अपार संपत्ति तो जैसे उनकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उनका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वो कितनी सुखी रह सकती हैं, इसका वे नित्य स्वप्न देखती रहती हैं। तब क्यों मालती उनके मार्ग में आके बाधक बन जाती हैं, क्यों वेश्याओं के मुजरे होते हैं, क्यों ये संदेह और बनावट और अशांति उनके जीवन पथ में कांटा बनती है। बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उस कविता का रोग लग गया था जहां दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है। वह कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे। उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान नहीं थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा, उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा जहां वे पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग कर सके। खन्ना कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर भी फेंक देते थे। और संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जा रही थी और दंपत्ति को एक दूसरे से पृथक करती जा रही थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में वो गोविंदी को अपशब्द कहता था। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एकमात्र साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात भर रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराब उड़ाता था। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी खन्ना उसका सर्वस्व था। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही नहीं कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था, स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि हुई थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हुआ था, जिसमें उन्हें खास नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ा। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था, देह टूट रही थी। इधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी। लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला लो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था। जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज कोई न कोई शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है, कल बुखार है, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं।
10 महीने का हो गया था पर लगता 5-6 महीने का ही था। खन्ना की धारणा हो गई थी कि लड़का नहीं बचेगा, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे, पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बनाना ठीक नहीं है और तुम्हें दवा पिलाने का तो मरज है। जरा कुछ हुआ डॉक्टर को बुला लो, एक रोज और देखो, आज तीसरा ही दिन है, शायद अपने आप ही उतर जाएगा। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा है, घरेलू दवाएं करके मैं हार गई हूँ। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ, किसे बुलाओ? बुला लूं डॉक्टर नाग को? अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर यह समझ लो कि नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी ले लें, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते तो देखा नहीं मैंने। वे तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर हैं। तो जिसे चाहे बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा कि वो कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों ना बुला लूं, फीस भी कम है, बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर मानती ही नहीं। खन्ना ने तेज आंखों से देखकर कहा, वह तो इंग्लैंड घास खोदने गई थी ना, और हजारों आदमियों को आज जो जीवन दान दे रही है वो कुछ नहीं है। होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वे मर्दों के दिल का इलाज कर लें और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती के नाम का आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम हुआ करता था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर उठाकर फेंक दिया। तुम्हारे साथ जिंदगी तल्ख हो गई है। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? अगर शायद वहां दाल गल जाए। तुम मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूं। और उन्होंने इसके विरुद्ध भाषण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है शायद ही किसी का करती हूं। राय साहब राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन एक दिन भी उनसे मुलाकात न हो तो शिकायत करती हैं। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वो तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती हैं। दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ वो नहीं बना पाती हैं। खन्ना ने डींग मारी, वे चाहें तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वो तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेर देगी, लेकिन इसलिए तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में रहते हैं। गोविंदी आज बहुत बड़ी जाती थी। मालूम होता है आज वो उसे लड़ने पर तैयार होकर आई थी। लड़ने के लिए डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता का पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल से मैं बुद्धू हूं, मूर्ख हूं, तो ये हजारों क्या मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या ताल्लुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ देता हूं मैं। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस से मोड़ता है, उसे वो उल्टे सिरे से मोड़ देती है। तुम मालती की चाहे कितनी बुराई कर लो, तुम उसके पांव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वे वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वे पर्दे की आड़ में शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबार छोड़ दिए थे। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए असह्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता वो इतने गर्व न होते, लेकिन मालती का ये अपमान आज वो नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। वीक पॉइंट्स, दोनों के निशाने ठीक बैठ गए थे और दोनों तिलमिला उठे थे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह भी लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोते हुए अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टाड आए। विशगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तफ्तीश की, उसे कुछ नहीं मालूम। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी आज वो उसके सिर पर आ गई थी। खन्ना ने आज उससे जैसे नाता तोड़ लिया था, जैसे उसे घर खदेड़कर द्वार बंद कर दिया था। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई में को वो अपने ऊपर पड़ने भी नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसके समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वो हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने झुकाना पड़ेगा। लंबा चलेगा ये वाला प्रसंग, इसलिए 45th चैप्टर मैं आज आपको यहीं सुनाकर खत्म कर रही हूं। 46वें अध्याय के लिए बहुत जल्दी अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए तब तक रचना वंशी के साथ, और खास तौर से
प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।